अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वालों कहाँ से आएगी? यहाँ बंद पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी, बैठ जाओ मेरे बच्चों। प्यारे भाई, जल्दी से मुझे बताएं, हमने लास्ट क्लास में बिग डाटा को डिस्कस किया था और बिग डाटा में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास, बेटा बिल्कुल खामोश हो जाओ प्लीज़, बाजीद अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ बेटा। हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास बिग डाटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे हमने पढ़ा था कि बिग डाटा जो है वो ह्यूज डाटा है सर, जो कई सारे सोर्सेज से जो है वो जनरेट हो रहा है। और फिर हमने सर 5 V's को डिस्कस किया था, याद आ रहा है? और उन 5 V's के अंदर हमने सबसे पहले देखा था वॉल्यूम को। वॉल्यूम में हमने पढ़ा था कि जी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है बिग डाटा, और सर कंपनी के लिए उसमें चैलेंज क्या है कि उसको कैप्चर करके प्रोसेस करना है। फिर हमने सर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था उसका वेलोसिटी। सर ठीक ठाक स्पीड में डाटा जनरेट हो रहा है, हमने सर इतनी स्पीड में डाटा जनरेट होते हुए डाटा को ना सिर्फ कैप्चर करना है बल्कि उसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग भी करनी है ताकि डिसीजन मेकिंग में काम आ सके वो। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बाद वैरायटी। सर हमारे पास हर तरह का डाटा इसके अंदर आता है। कंपनी के लिए चैलेंज ये है कि हर तरह के डाटा को कैप्चर करना है और डिफरेंट टूल्स लगा के उसको उसका वैल्यूएबल एनालिसिस करना है, ऐसा। फिर हमने चौथी चीज़ पढ़ी थी कि सर वेरासिटी। सर इसके अंदर एरर्स भी होंगे, बायस भी होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो हमने इन सारी चीज़ों को सही करके फिर इसको एनालाइज करना है। ये कंपनी के लिए चैलेंज है। और वैल्यू के लिए हमने पढ़ा था कि सर बिग डाटा को जमा करना तो एक साइड है, लेकिन वैल्यू जब आएगी जब आप उससे ठीक ठाक अच्छे से एनालिसिस करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि कुछ एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव एफिशिएंट डाटा प्रोडक्शन होता है कि जल्दी से डाटा प्रोड्यूस हो जाए, और कुछ डाटा एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वालिटी डाटा प्रोड्यूस करना होता है ताकि डिसीजन लेने में हमें हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, भले देर लग जाए लेकिन जो रिजल्ट्स निकले वो बेहतरीन किस्म के हो, ऐसा। फिर हमने पढ़ना शुरू किया था कि जी हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिग डाटा में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किसको? सोशल मीडिया को। देखिए पेपर में जो सवाल आएगा ना उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि सोर्सेज क्या हैं, या वो आपसे पूछ सकता है कि टाइप ऑफ डाटा क्या होगा, या वो पूछ सकता है कि इसका पर्पस क्या है, इस पर्टिकुलर सोर्स से आने वाले डाटा को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया से आपको क्या मिलेंगे सर? कमेंट्स मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, ऐसा, और शेयर्स मिलेंगे, हैशटैग्स मिलेंगे, इस तरह का डाटा होगा बिग डाटा में। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है? हमने ये पढ़ा था कि सर हम सोशल मीडिया से उठाए गए डाटा से कस्टमर के सेंटिमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के, हमारे ब्रांड के बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, या न्यूट्रल है। और मैंने आपको तरीका ये बताया था कि सर हम करते ये हैं कि पिछले लेक्चर्स में जाओगे ना तो हमने बात की थी एक API की, API, KPI नहीं मनुष्यों, API हम लगाते हैं सर फेसबुक के साथ। वो API करता ये है कि सर फेसबुक से डाटा उठाता है और हमारे सिस्टम में डालता जाता है। हमारा सिस्टम सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से उस सारे कमेंट्स को रीड करता है, उसको करता ये कि 3 हिस्सों में डिवाइड करता है कि भाई ये अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री कस्टमर्स हैं, ये न्यूट्रल हैं, और ये अनसेटिस्फैक्ट्री। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपकी कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में, और ओवरऑल आपका ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा। तो याद रहेगा ये कि आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया की साइट्स के साथ एक API अटैच करते हैं। API एक सॉफ्टवेयर होता है जो 2 सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। तो फेसबुक को वो कनेक्ट करेगा किसके साथ? हमारे डाटाबेस के साथ। तो सारा डाटा सर फेसबुक से हम उठाएंगे, जो हमसे रेलेवेंट होगा वो API खुद, उस API की प्रोग्रामिंग हम ऐसे करते थे कि हमसे रेलेवेंट डाटा उठाता, ठीक है जी, उठाएगा, हमारे सिस्टम में डालेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर चलाएगा उसके ऊपर, और उन सारे कमेंट्स को, पोस्ट को, लाइक्स को, रेटिंग्स को, गालियों को, सबको क्या करेगा? वो कीवर्ड्स देख के एनालाइज करेगा कि ये अच्छा बोल रहे हैं या ये बुरा बोल रहे हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपको एक समरी रिजल्ट दे देगा कि जी 60% कस्टमर्स फलां प्रोडक्ट से खुश हैं, 40% कस्टमर्स फलां प्रोडक्ट की फलां फीचर से खुश नहीं हैं, ठीक है जी। तो मुझे पता है बिग डाटा हमारे किस काम आएगा? कस्टमर के ओपिनियंस और सेंटिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, जब आपको पता चल गया कि जी आपके किस किस्म के कस्टमर्स क्या बात कर रहे हैं, आपको पता चला जी कि आपके जो है वो रूरल एरियाज़ के कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव है, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ठीक है जी,
और आपके मिसाल के तौर पर जो शहरों वाले कस्टमर्स हैं वो कह रहे हैं यार क्वालिटी बेकार है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, इनके लिए अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग भी चेंज कर सकते हैं और मार्केटिंग भी पर्सनलाइज कर सकते हैं कि जो कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है उसको आप प्राइस वाली इन्फॉर्मेशन से जो है वो घिरने की कोशिश करें, और जो कस्टमर क्वालिटी सेंट्रिक है आप उसको प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बता के जो है वो इंगेज करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, एक बच्चा आ रहा है लेवल्स बैकग्राउंड का, ठीक ठाक फीस पे कर सकता है, वो आके कॉलेज में ये देखता है कि टीचर पढ़ा कैसे रहे, और फिर हम जैसा एक बच्चा होता है वो आके चेक करता है फ़ीस कितनी है। क्यों, मैं जब सीए शुरू किया था मेरा भी हिसाब किताब इसी तरह का था कि यार जो सबसे कम फ़ी वाला इदारा है वहाँ जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है जी। तो हर एक बंदे का पर्सपेक्टिव प्रोडक्ट को ख़रीदने का एक जैसा नहीं होता। तो पर्सनलाइज मार्केटिंग का मतलब ये कि आपको जैसा कस्टमर नज़र आ रहा है आपका मार्केटिंग का हिसाब किताब भी उसी जैसा होना चाहिए। तो 3 इस्तेमालात हमने इसमें पढ़े। 3 इस्तेमालात क्या हैं? प्राइस सेंटिमेंट्स आइडेंटिफाई करना, फिर सर हमारे पास नंबर 2 पर्सनलाइज मार्केटिंग करना, और ओवरऑल ब्रांड इमेज को बेहतर करना, ऐसा है। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा था भैया ये एग्जांपल्स आपकी रीडिंग के लिए हैं, आप घर जाके इसको रीड करें, आप ना भी रीड करें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो एग्जांपल्स मुझे लगेंगे रेलेवेंट है मैं साथ में बता दिया करूँगा, ठीक है जी। पहले मेरा इरादा था कि ये सारी एग्जाम्पल जोड़ा दूँ, किताब में नहीं है एग्जाम्पल्स, भाई बहुत कम जगह में एग्जाम्पल्स हैं किताब के अंदर, ठीक है जी। कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पे रेलेवेंट है, कुछ जगहों पे रेलेवेंट है। ये एग्जाम्पल्स मैं रखता है इसलिए कि आप अगर कल खुद घर पे बैठ के नोट्स पढ़ रहे हो तो आप देख लें, इनको याद करने की ज़रूरत, इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा और पर्पस ऑफ डाटा, बस ऐसा। अच्छा, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दूसरा हमारे पास सर मेथड है। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम कन्फाइंड रहेंगे अपनी कंपनी की प्रोडक्शन मैकेनिज्म तक, ठीक है, उस पर मैं बात करूँगा। देखिए हमारी कंपनी में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं। हम क्या करते हैं, हर मशीन के ऊपर, बड़ी मशीन के ऊपर एक IoT डिवाइस लगा देते हैं। ये IoT डिवाइस मशीन को इवेल्यूएट करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसकी वाइब्रेशन को चेक करता है, उसके यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको इवेल्यूएट कर रहा होता है, सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और जहाँ उसको नज़र आता है कि मामला ख़राब है, ये IoT डिवाइस रियल टाइम में डाटा किसको भेज रहा होता है? सेंट्रल कंप्यूटर को भेज रहा होता है। तो हम कंपनी के मिसाल के तौर पर, मैं कंपनी का प्रोडक्शन हेड हूँ, मेरे सामने सारी IoT डिवाइसेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ जी मशीन नंबर 4 यार सही काम नहीं कर रहा, ओह मशीन नंबर 8 जो है ना वो हीटअप हो गई है। तो मुझे बताएं, क्या IoT डिवाइसेस जो कि आपकी डिफरेंट चीज़ों के साथ लगी हुई हैं, ये डाटा कलेक्ट करती हैं और शेयर करती हैं, सर इससे आपके ऑपरेशंस मॉनिटर हो रहे हैं? एक हेड ऑफ प्रोडक्शन बैठ के देख रहा है कि जी हमारे ऑपरेशंस में कहाँ पर मसले आ रहे हैं, वो बैठ के देख रहा है सुकून से, आराम से हमारे सर ऑपरेशंस मॉनिटर हो रहे हैं, डन। और साथ ही साथ सर हमें नज़र आया जी कि हमारी मशीन नंबर, अच्छा एक प्रोडक्शन बेल्ट है, ये मशीन 1 मिनट में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, उठा के किसको दे देती है? मशीन बी को। ये भी 1 मिनट में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ये किसको उठा के दे देती है? मशीन सी को। ये भी 1 मिनट में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, किसको उठा के दे देती है? मशीन डी को। सर ये चारों मशीन्स 1 मिनट में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले मिनट में 10 यूनिट ए ने प्रोड्यूस किए होंगे, किसको दे दिए होंगे? बी को। जब तक वो 10 प्रोसेस करेगा, पीछे से ए ने एक और ब्लॉक आपको 10 यूनिट्स का दे दिया होगा, तो ये स्मूथ चले जा रही है। अगर इसमें सर ये मशीन हीटअप हो जाती है और इसकी प्रोडक्शन 10 से 8 हो जाती है, तो बॉटल नेक बन जाएगा कि यार ये पूरा प्रोसेस को स्लो कर रहा है। इसकी वजह से मशीन डी की भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? 8 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये 8 ही दे पाएगा 1 मिनट में, तो वो भी 8 प्रोसेस कर पाएगा। अब बताएं सर, हम IoT डिवाइसेस से इसको देख रहे होते हैं लाइव, हम कहते हैं यार ये यहाँ आ रहा है प्रॉब्लम, रोको इसको, जाके अभी के अभी सही करो, ऐसा। तो हमारी प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी आ जाती है, इंप्रूव हो जाती है सर। एफिशिएंसी का मतलब, इंप्रूव एफिशिएंसी का मतलब प्रोडक्शन फ्लो रुकता नहीं है। जैसे ही बॉटल नेक आइडेंटिफाई होता है, हम कहते हैं जाओ फौरन से मशीन सी को देखो, ये 10 से 8 यूनिट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, चेक करो, किसी पुर्जे को रिप्लेस करना है तो कर दो, ऐसा है। एट द सेम टाइम IoT डिवाइसेज आपको डे एंड पे ये भी बता रही होती हैं कि जी फलां मशीन इतनी हीटअप हो गई थी कि इसके फलां पुर्जे को रिप्लेस कर देना चाहिए, नहीं तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी। यानी प्रिडिक्ट करती है कि जी इसमें ये खराबी आने वाली है, ये मशीन हद से ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है, इसमें फलां पुर्जे को इमीडिएटली क्या कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी मशीन ख़राब हो जाए। तो ये क्या करती है सर? प्रिडिक्ट करती है और प्रिवेंट करती है फेलियर्स को, ऐसा। अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने IoT डिवाइस
के बारे में बात करनी है। IoT डिवाइस जो डाटा जनरेट करती है, सारी मशीनों पे लगी हुई है, डाटा जनरेट होकर कहाँ आ रहा है? कंपनी के प्रोडक्शन हेड के सामने आ रहा है। प्रोडक्शन हेड क्या देख रहा है कि यार ये वाली मशीन जो है वो स्लो कर रही है प्रोसेस को, ये वाली मशीन स्लो कर रही है, क्या हमारे ऑपरेशंस मॉनिटर हो रहे हैं और क्या उसके अंदर बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उसको हम सही कर रहे हैं? क्या डे एंड पे हमें IoT डिवाइसेस ये भी बता रही है कि जी कौन सी मशीन के अंदर अभी के अभी मेंटेनेंस या रिपेयर की जरूरत बचने के लिए। अब मुझे बताएं इस बड़े मसले से बचने के लिए जो ये आपको डाटा बताएगा कि जी इसके अंदर एक फला मशीन के अंदर एक पुर्जा रिप्लेस करना है, नहीं तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी। इससे एफिशिएंसी भी आएगी और आपकी कॉस्ट भी बचेगी। इस वजह से कि आपको बड़ी ओवरहॉलिंग करने की जगह आपको छोटे सी चीज़ से काम चला लेगी, छोटा पुर्जा रिप्लेस हो जाएगा, जान छूट जाएगी। ऐसा है या नहीं है? अब मुझे एक बात बताएं, ये 3 चीज़ें याद रहेंगी। ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करके सही करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना, और तीसरी चीज़ सर प्रिडिक्ट करना, या बिफोर हैंड आपने सर बड़े मसले से जान छुड़ाना है तो छोटे मसले को सही कर लें। और ये छोटा मसला आपको क्या करेगा? ये इंडिकेट। मुझे बात बताएं सर, ये पेपर में आएगा तो 3 की जगह 2 तो लिख लोगे ना? ऐसा है। सोशल मीडिया का डाटा का एडवांटेज पर्पस क्या है? सेंटिमेंट एनालिसिस करना, ब्रांड की इमेज को बेहतर बनाना, और तीसरा पर्सनल मार्केटिंग करना। सर इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर मॉनिटर करना, ऑपरेशंस को रियल टाइम में आप मॉनिटर कर सकते हो। सर आप बॉटलनेक्स एलिमिनेट करके एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, और सर आप जो है वो जो फेलियर्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो और बड़े लॉस से बच सकते हो। अच्छा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हमारा ट्रांजैक्शनल डाटा है। अब ये करते हुए ना सोचो, एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है जी। सोचें उसके बाद जो डेली की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, अमेजॉन में डेली की करोड़ों ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। डन। क्या इंडिकेट करेगा इससे? हमें पता क्या चलेगा? या चलो दराज को छोड़ दो, या किसी भी एक बड़ी कंपनी को देख लो जिसमें पाकिस्तान में बेतहाशा यूनिट्स बिक रहे हैं, ठीक है जी। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ के ये देख रहा है कि सेल्स कितनी हो रही है और रेवेन्यू कितना हो रहा है। डैशबोर्ड पे आ रहा है सर, बिग डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सारा अपने सिस्टम का डाटा फौरन एनालाइज कर रहे हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आ रहा है जी कि कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू कितना है। एट द सेम टाइम ये ब्रेकअप होता है किसका? प्रोडक्ट वाइज। ऐसा प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप होने का फायदा क्या है? आपको नजर आया कि एक प्रोडक्ट की सेल्स एबनॉर्मली ज्यादा हो रही है, और आपने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम इसका स्टॉक हर हफ्ते मंगवाया करेंगे। आपको नजर आया जितनी तेजी से इसका स्टॉक बिक रहा है, तो भाई ये तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 4थे दिन स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री परचेस करने की स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर देंगे। ऐसा है। और आपको नजर आया कि ये आइटम बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो यार अगर बहुत ज्यादा बिक रहा है तो हम इसकी स्लाइटली प्राइस बढ़ा देते हैं। कस्टमर इस चीज को देखेगा भी नहीं, और हमारी इससे क्या बढ़ जाएगी? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है मैं प्राइसिंग को भी एडजस्ट कर सकता हूं। ऐसा, तो मैं प्राइसिंग और इन्वेंट्री रिलेटेड डिसीजंस को एडजस्ट कर सकता हूं अगर मुझे नजर आ जाए मेरी कौन सी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब सोचो एक प्रोडक्ट बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, क्या करोगे? प्राइस लो कर देंगे ताकि कस्टमर्स जो है उसको खरीदना शुरू कर दें, हमारे पास स्टॉक पाइलअप ना हो। और इन्वेंट्री परचेज करने की पॉलिसी को चेंज करेंगे कि यार जब इन्वेंट्री स्लो जा रही है तो खरीदना भी आप देर से कर दें, कम कर दें। खामखा खरीद के अपने पास होल्डिंग कॉस्ट बढ़ाना, फिर खराब हो जाए वो इन्वेंट्री तो अलग लॉस। अब मुझे एक बात बताएं, ट्रांजैक्शनल बिग डाटा जब आप सिस्टम से उठाते हो और आप उसको रियल टाइम एनालाइज कर रहे हो, क्या पता चल रहा है? 2 बड़ी चीजें पता चल रही हैं, सबसे अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट और सबसे बुरी सेल्स वाली प्रोडक्ट। फिर करते क्या हो? जो अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट है आप उसकी प्राइसिंग और इन्वेंट्री स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकते हो, और जो सर स्लो हो गई है बिकने में उसके लिए भी प्राइसिंग और इन्वेंट्री की स्ट्रेटजी आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। डन। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें आप बैंक को कंसिडर करो, जहन में बैंक को रखो। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर बैंक का कार्ड इस्तेमाल करता हूँ डिफरेंट चीज़ें खरीदने में, कभी मैं ChatGPT खरीद लेता हूँ, कभी मैं उस पर जो है वो एक छोटी सी चीज़ खरीद लेता हूँ, दूसरी छोटी सी चीज़ खरीद ली। एक दिन मैं बैठ के अगर 20 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन कर दूँ, आप यकीन करें बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं उन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले ना आपको कॉल करते हैं, सर ये आप ही है ना, ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन आ गई, आपने की है, ये कर दें सर। ये क्या है सर? अब बैंक के हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये सिस्टम में फ्लैग कैसे होगा कि ये ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल है?
सर हमारा सिस्टम सारा बिग डाटा उठाता है ट्रांजैक्शंस का और हमारी पास की हिस्ट्री को देखता है कि हमारी ट्रांजैक्शंस किस तरह की है, उसको करंट टाइम से मैच करता है कि ये ट्रांजैक्शन इस बंदे की हिस्ट्री से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही होती तो वो कॉल आ जाती है, उसको रोकता है कि सर ये आप ही हैं, आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था, बीच में बताया भी था कि सुनहरी बैंक से मुझे कॉल आ गई थी कि यार ये इतने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, खैर है ये तुम खुद हो? मैंने कहा जी मैं खुद हूँ। मैंने कहा यार मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आपका सिस्टम यार, कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हुए ही आपने क्या किया, मुझसे पूछ लिया। बहुत सारे बैंक ऐसे करते हैं कि ट्रांसफ़र करने के बाद बताएं जी आपने ये काम कर दिया है, क्या ये आपने किया? अब क्या बता रहे भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मॉडर्न बैंकिंग में मामलात ऐसे हो गए हैं कि आपके अकाउंट से अगर कोई पैसे निकाल भी लेता है ना, आप विदिन 1 आवर अगर आप उसकी शिकायत कर दें ना, तो जिस अकाउंट में पैसे गए होते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, वो अकाउंट ब्लॉक कर देता है वो बैंक, अनलेस कि वो हरामखोर अपने अकाउंट से भी कैश निकाल के भाग गया हो। ये इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो अकाउंट फ़ौरन ब्लॉक हो जाता है। हमने सफ़र किया इसको। एक बच्चे ने हमारे यहाँ फ़ीस जमा कराई और उसी वक्त उसकी अम्मा के अकाउंट से, यानी जिस अकाउंट से पैसे गए, किसी ने कुछ 6-7 लाख रुपए निकाल लिए, तो उन्होंने बैंक को फ़ौरन किया जी हमने तो फ़ीस भरी थी, 6 लाख रुपए कहाँ निकल गए। तो बैंक ने क्या किया, जिस अकाउंट में 6 लाख गए उसको भी बंद किया, हमारा अकाउंट बंद कर दिया। अब हमने टीचर्स को दिए चेक, वेंडर्स को चेक दिए मैं, वो चेक बाउंस हो गया जी, अकाउंट ब्लॉक हो गया। और मैं जब हेल्पलाइन पे फ़ोन करूँ, कह रहा आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है। मैं शनाख्ती कार्ड चेक किया, मैंने कहा भाई इसमें 2034 तक की डेट लिखी हुई है, तो ये किसका शनाख्ती कार्ड देख रहे हो तुम लोग? तो उसने कहा नहीं ये आप आके ब्रांच पे बात करें। ब्रांच पे बात की तो पता चला जी कि एक स्टूडेंट ने कोयटा में ये मामला हुआ हुआ। मुझे एक बात बताओ सर, खैर हमने तो अपना अकाउंट निकाल के गालियाँ भी दे दी उस बैंक वाले को कि कम से कम अगर ये काम करते हो तो अपने हेल्पलाइन वाले पापा को बता दिया करो कि जब ग्रैंड पापा फ़ोन करें तो उनको सही रीज़न बताओ, ठीक है जी। तो परेशान हो गया था मैं कि यार बैंक अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया। अच्छा आप यकीन करें, ये मामला जब आप किसी को चेक इशू करते हैं ना, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है जब वो क्या हो जाए, बाउंस हो जाए। तो ये चीज़ें मार्केट में बहुत काउंट करती हैं, ठीक है जी। हमने कहा भाई आपने तो रेपुटेशन का बेड़ा कर दिया। बच्चे ने फीस जमा कराई 2500 रुपये, रिफ्रेशर लिए, हाफ फी पे की है, 2500 रुपये में हमने 5 लाख रुपए की जलालत को फेस किया। लेकिन अच्छा हुआ, क्यों? हमें पता चल गया कि यार बैंक अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा काम कर रहा है। अब मुझे बताएं सर, ट्रांजैक्शनल डाटा से 3 चीज़ें अगर आपने, 2 आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ध्यान में रखना है और एक में आपने क्या करना है, बिग डाटा आपका सिस्टम कलेक्ट कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं सर, रियल टाइम में देख रहे हैं सेल्स किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है और किसकी कम है। जिसकी ज़्यादा है जिसकी कम है, दोनों की प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इन्वेंटरी स्ट्रेटजी आप एडजस्ट कर लेंगे। और फिर दूसरा सर, बैंक आपके ट्रांजैक्शंस को इवेल्युएट करता है और अगर उसको कोई एबनॉर्मल चीज़ नज़र आती है वो फ़ौरन उसको फ्लैग करता है और फ़ौरन आपको जो है वो इन्फॉर्म करता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करें या नहीं करें। ऐसा है। अब मेरे बच्चों याद रहेगा ट्रांजैक्शनल डाटा। अच्छा, अब तुम्हारी किताब में ना एक ज़बरदस्ती की चीज़ डाली गई है। ये 3 सोर्सेज बहुत थी, ठीक है जी। चौथी सोर्स आपके किताब वाले को लगा कि नहीं ऐसा मज़ा नहीं आया, बच्चा जलील ना हो, मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने क्या डाल दिया, मशीन जनरेटेड डाटा। अब देखो मशीन जनरेटेड डाटा क्या है जी मेरा बच्चा, अब वही मैं बता रहा हूँ कि आईओटी और इसमें फ़र्क क्या है। देखिए मशीन जनरेटेड डाटा का मतलब है मशीन में एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर मशीन को रीड कर रहा है कि मशीन यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन गर्म कितनी हो रही है, मशीन में वाइब्रेशन कितनी हो रही है। तो भाई जब आईओटी डिवाइसेस में कवर किया था तो यहाँ दोबारा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक फ़र्क है, मशीन जनरेटेड डाटा सेंट्रल कंप्यूटर पे नहीं जाता, ये मीटर कहाँ लगा होता है, मशीन के अंदर लगा होता है। आप यकीन करें, हमने एक गाड़ी ली कुछ टाइम पहले, 2 महीना चलाई, 3 महीने चलाई, उसमें सामने एक निशान बना हुआ आ गया, फरहान इकबाल कीड़ा बेटा सिर्फ अमरूद में नहीं होता, कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता। जब मैं भी क्लास से आपको निकालूंगा ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ है। हाँ जी, अब मुझे बताएं सर, ये गाड़ी ली तो गाड़ी पे सामने एक निशान आ गया, सामने जो क्या कहते हैं उस पर मॉनिटर पे एक निशान आ गया जी। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा, जो ड्राइवर है उससे पूछा, मैंने कहा ये किस चीज़ का निशान है? उसने कहा सर ये इंजन का निशान है। तो मैंने कहा इंजन लाल हो गया इसका मतलब है कोई फ़ायदे वाली चीज़ है? उसने कहा नहीं सर इंजन में मसला है। और वो मैंने फिर गाड़ी क्यों चल रही है? उसने कहा मसला है, ये बता रहा है कि बेटा जाके रिपेयर करा लो नहीं तो
बड़ा मसला आ जाएगा। अभी IoT डिवाइस नहीं है, IoT में टी वो ऐसा आई क्या है, इसमें इंटरनेट है, या इंटरनेट नहीं चाहिए। ये मशीन जनरेटेड डाटा क्या है, के अंदर जो वो लगी हुई है ना, सेंसर लगा हुआ है, बस ये वो रिकॉर्ड करता रहेगा और आपको चेक करना है तो आप मशीन पर जाके चेक कर सकते हैं। इंटरनेट और इंटरनेट इसके अंदर मौजूद। अब सीधी सी बात है सर, जैसे IoT डिवाइसेस मशीन का डाटा जनरेट कर रहे हैं, ये भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल कंप्यूटर को नहीं भेज रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, काम इसका भी क्या है? वही सारे काम है जो आपने ऊपर पढ़े सर। ये भी क्या करता है सर, प्रिडिक्ट करता है कि कब मशीन को रिपेयर की ज़रूरत है। ऊपर भी वो यही कर रहा था, ठीक है जी। ये सपोर्ट करता है ऑटोमेशन को। अच्छा, ऑटोमेशन कैसे? देखिए, जो सेंसर्स लगे होते हैं ना मशीन के अंदर, ये सेंसर करते क्या है, जैसी मशीन हीटअप होती है ना, ऑटोमेटिकली ये मशीन की स्पीड को स्लो कर देते हैं ताकि मशीन आराम से चले, ज़्यादा हीटअप ना हो। ये ऑटोमेट करने का फंक्शन इस डिवाइस के अंदर लगा होता है। मुझे बताएं, ये सारा डाटा जो जनरेट कर रही है सेंसर, ये कंपनी वाले कैसे देखते हैं? ये रियल टाइम में कैसे देख पाएंगे? एक तो सुपरवाइज़र जो घूम रहा होता है वो देख लेता है, और बाकी सर शाम के वक्त हम सारे मशीन्स का लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं, ठीक है जी। वो लॉग आप सिस्टम में डालते हो, बिग डाटा आपके लिए, आप उसको एनालाइज करते हो कि जी कौन सी मशीन ऐसी हैं जिसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में ये अलग से देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आ गया ये पेपर में आएगा तो आपने लिखना तो है ना सर, मशीन जनरेटेड डाटा क्या है जी? ऐसे सेंसर जो मशीनों में लगे हुए हैं, वो मशीनों की परफॉर्मेंस को, वो मशीनों की हालत को, ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं और कंपनी को बता रहे हैं कि जी किसकी मेंटेनेंस अभी करनी है, किसकी मेंटेनेंस इमीडिएटली करनी है। सर फिर ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई मशीन हीट अप हो जाती है तो सर वो क्या करता है, उसको स्लो डाउन कर देता है, बंद कर देता है, ऐसा। फिर आखिरी क्या है सर हमारे पास? इंप्रूव लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी। लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन को। सीधी सी बात है सर, अगर हमारे ये मशीन सेंसर बताते रहेंगे कि किस पर्टिकुलर मशीन में प्रॉब्लम है, हम उसको सही करते रहेंगे और हमारा फ्लो क्या होगा, ख़राब नहीं होगा, प्रोडक्शन रुकेगी नहीं, एफिशिएंटली चलती रहेगी। भाई पेपर में ये जो पर्पस है, ये और ऊपर वाला पर्पस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। आप एक ही पॉइंट दोनों जगह याद करके टिका सकते हैं। बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या लिख देना कि ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है। अच्छा कि यकीन करें, IoT डिवाइसेस सिर्फ डाटा कलेक्ट करती हैं। ये क्या करता है, ये एक्शन भी ले लेता है। एक्शन क्या लेता है? मशीन को स्लो डाउन कर देता है। उसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन है बस। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सेंट्रल कंप्यूटर को नहीं भेजता, और इसके अंदर ऑपरेशंस को अफेक्ट करने की सलाहियत भी है। ये मशीन को स्लो डाउन कर देता है। बाज़ औक़ात सर ये देखता है कि एक मशीन का आउटपुट, ए मशीन का आउटपुट बी पे जाना है, सी पे भी जाना है, ठीक है जी, दोनों मशीन्स पे जा रहा होता है। तो ये देखता है कि जी मशीन बी अगर फुल है तो डाइवर्ट कर देता है किसकी तरफ, मशीन सी की तरफ। तो सर ये मशीन सेंसर्स इफेक्टिवली प्रोडक्शन पे असर डालते हैं। लेकिन IoT डिवाइसेस सिर्फ क्या करती हैं, डाटा कलेक्ट करती है। ये इंटरनेट पे डाटा नहीं भेजता, उसके लिए सेंट्रल कंप्यूटर पे डाटा भेजना ज़रूरी है। लेकिन सर इन दोनों से क्या क्रिएट हो रहा है, उससे तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जा रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में किस तरह जाती है, लॉग्स की फॉर्म में। कर लोगे मैनेज? अब बताएं सर, सोर्सेज अगर आपसे पूछे मोटे मोटे क्या हैं जी? अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो ट्रैकर डिवाइस है ये IoT है या नहीं है? अगर ये रियल टाइम में डाटा भिजवा रहा है सेंट्रल सिस्टम को तो ये IoT है, अदरवाइज नहीं है। ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें रोडों के ऊपर, ये IoT डिवाइस है या नहीं है? सर IoT डिवाइस है सर, बिल्कुल, क्योंकि डाटा भेज रहे हैं ऐसा। लेकिन मॉडर्न कैमराज में ये फैसिलिटी भी है कि वो देखती है कि जी चार तरफ से चार सिग्नल्स हैं, चार तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक तरफ गाड़ियों का रश बहुत है, एक तरफ गाड़ियों का रश कम है। तो अब ये पूरा जो सिस्टम है ये ऐसा हो गया, ये कैमरा क्या करता है, ये कनेक्ट हो गया सिग्नल के साथ। ये एट द सेम टाइम IoT डिवाइस भी है और ये सेंसर भी है, ठीक है जी। ये देखता है कि जी एक जगह से ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है, ये उसका सिग्नल ज़्यादा खोल देता है, और एक जगह देखता है कि जी गाड़ियाँ कम हैं तो वहाँ सिग्नल क्या करता है, कम टाइम के लिए खुलता है। तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही है। हमारी किताब में उसने IoT डिवाइस को अलग रखा और मशीन रिलेटेड डाटा को, सेंसर्स को क्या रखा, अलग रखा। जबकि आज IoT डिवाइसेस इस तरह की डिज़ाइन हो रही है कि ना सिर्फ वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं बल्कि ऑपरेशंस में भी असरअंदाज हो रही हैं। ऐसा है, लेकिन जितना तुम्हारी किताब में लिखा है उतना ही तुमने करना है, ऐसा है। बढ़ जाए हम आगे। इस पर किसी को कोई क्वेश्चन सवाल हैं जी? 5 20 कौन सी थी? ये जो ट्रैफिक चलान है ये सेंसर है? ट्रैफिक चलान IoT डिवाइस है। वहां से नहीं कैमरे से चलान निकल के आ रहा है, चलान आ रहा है आपके घर में। कहां से?
सेंट्रल ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आ रहा है, ठीक है जी। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा एक साला है, वो उसी कंप्यूटर पे बैठता है जिससे ये चालान छपते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि लोग इतने हरामखोर हैं कि अपने नंबर प्लेट पे मट्टी डाली हुई है, लेकिन उसने कहा इसका भी तोड़ आ रहा है। जितने लाइसेंस हैं ये चिप वाले लाइसेंस आ जाएंगे भी, और चाहे आप तोड़ के कुछ भी है, वो जेब में आपके पड़ा है, पूरा डाटा उस सिग्नल के नीचे से गुजरने से पूरा डाटा उस पर कवर हो जाएगा कि आप कौन है। अब आपने किसी का बेड़ा गर्क करना है, अपनी गाड़ी के उस पर जो है वो मट्टी डालें और जेब में जो है वो अपने दोस्त का रख लें, क्या कहते हैं उसको, हाँ, ताकि उस बेचारे के साथ सही वाली गेम हो। हाँ, जो डाटा भेज रहा है आईओटी, वो आईओटी है, जो डाटा अपने अंदर ही रख रहा है वो सेंसर है। इतना सा मामला है बस। अब मुझे बताएं सर 5 क्या क्या थे? वॉल्यूम क्वांटिटी के लिए था, चैलेंज डाटा कलेक्ट करना है। वेलोसिटी स्पीड के लिए था, चैलेंज डाटा कलेक्ट करके स्पीड में प्रोसेस करना है। सर वेरासिटी जो नहीं, पहले हमारे पास वैरायटी जो है वो डाटा के फॉर्म्स के लिए था, हर किस्म के फॉर्म्स के लिए अलग टूल्स चाहिए आपको। चैलेंज वेरासिटी गलतियों के लिए था, और सर गलतियां से पाक करके उसके बाद उसको एनालिसिस करना, ये चैलेंज है। और सर वैल्यू हमारे पास डाटा की वैल्यू सर उसके डिटेल्ड एनालिसिस से आती है। चैलेंज उसमें सर एनालिसिस ऑपरेशंस देख के करना है, आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन की नीड चाहिए। सोशल मीडिया से जो डाटा आएगा आप उससे सर कस्टमर के सेंटिमेंट्स, ब्रांड की इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं। सर हमारे पास आईओटी डिवाइसेस से हम ऑपरेशंस मॉनिटर कर सकते हैं, बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बॉटलनेक्स अगर हम सही कर दें सर तो हमारे ऑपरेशंस भी स्मूथ हो जाएंगे, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम सर फेलियर्स को और बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिसाब किताब में काम चला सकते हैं। सेल्स का डाटा ट्रैक करके प्राइसिंग और इन्वेंट्री की स्ट्रैटेजी सही कर सकते हैं हम, और सर हमारे पास फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बैंक की बात करें, मशीन जनरेटेड डाटा में भी यही है सर, हम मशीन की जो है वो मेंटेनेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, और अपनी अपनी जो प्रोडक्शन के फ्लो है, लॉजिस्टिक्स है, उसको क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। डन है जी। एक स्टेप आगे बढ़ें। 2 टॉपिक हमने इसके अंदर कवर कर लिए, 7 टोटल टॉपिक है बिग डाटा में, 2 हो गए डन। तीसरे बजाय हम, किसी का कोई सवाल तो नहीं है सिवाय हसान के? हसान सवाल नहीं पूछेगा, मजाक कर रहा हूँ भाई, तू भी पूछ ले यार। बोर्ड में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालोगे किस चीज़ की? चैलेंजेस। बोर्ड में देखना, चैलेंजेस किस चीज़ के? किस चीज़ के चैलेंजेस? बिग डाटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करना एक चैलेंज है सर। ये चैलेंजेस अलग अलग आ गया। पहला चैलेंज, आप बिग डाटा जमा किए जा रहे हो, प्रोसेस किया जा रहे हो, इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, लेकिन डाटा में बेतहाशा गलतियां हैं। तो क्या फायदा है इस तरह के एनालिसिस का? क्यों? गलत डाटा प्रोसेस करोगे। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऐसा। तो बिग डाटा कम्स इन लार्ज वॉल्यूम्स, हाई स्पीड, और अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन डाटा क्वालिटी। डाटा कैन बी इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट। इसके लिए अगर हम एक ही नाम दें तो ये क्या जी? पुअर क्वालिटी। अगर पुअर क्वालिटी होगी तो गलत एनालिसिस और बुरे डिसीजंस। ये चैलेंज है। चैलेंज क्या है? डाटा में गलतियां होना। इतने बड़े डाटा को जमा करोगे, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, बायस भी हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, और अगर आपने ये उठा के प्रोसेस कर दिया तो गलत प्रोसेसिंग से गलत रिजल्ट्स आएंगे, गलत रिजल्ट्स को देख के गलत डिसीजंस लिए जाएंगे। ऐसा ये चैलेंज है सर। अब मुझे बताएं सर, इसके लिए किया जाए, ये इलाज क्या है इसके? बोर्ड पे देखिएगा। इलाज ये भैया कि डाटा वैलिडेशन होनी चाहिए। मैंने देखें कुछ लेक्चर इससे पहले दिए, उसमें हमने डाटा वैलिडेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। मैं ब्रीफली दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सिस्टम में जब आप डाटा डालते हो ना, तो कुछ फील्ड्स में डाटा डालते हुए आप रिस्ट्रिक्शंस डाल दें। जैसे किसी बंदे की एज 99 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब अगर आपने कोई सर्वे से बिग डाटा जमा किया है और किसी ने अपनी एज 555 रख दी है, तो डाटा डलते ही वो रोक देगा कि ये डाटा गलत है। ऐसा है। अगर सर आपने डाटा वैलिडेशन के अंदर रूल लगाया हुआ है कि जी नाम में नंबर नहीं आने चाहिए,
और अगर नाम के कॉलम में नंबर आ रहा है तो ये उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा डाटा को, ये डाटा को एक्सेप्ट। तो सर अगर आप बिग डाटा का एंट्री सिस्टम में एंटर कर रहे हैं और सिस्टम में वैलिडेशन रूल्स लगे तो इंशाल्लाह कोई गलत डाटा सिस्टम के अंदर आएगा ही नहीं, बचत हो जाएगी। तो सर सफाई करने का तरीका ये कि मुंह पर एक जाली लगा दें जिससे डाटा पास हो, साफ होके आता जाएगा, ऐसा है। अब वो कह रहा है भैया जब साफ होके आ भी गया तब भी हो सकता है कि गलतियां हों, तब भी हो सकता है कि सर चीज़ें मिस हो जाएं। तो फिर आप क्या करते हैं, डाटा क्लिनजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। डाटा क्लिनजिंग टेक्निक क्या करती हैं, एरर्स निकाल देती हैं और डुप्लीकेट्स निकाल देती हैं। डुप्लीकेट आ सकता है डाटा वैलिडेशन के अंदर, हाँ आ सकता है। डाटा वैलिडेशन तो ये देख रहा है कि डाटा लॉजिकली सही है या नहीं, डुप्लीकेट घुस गया सर सिस्टम में, एक चीज़ 2 दफ़ा आ गई। अब ये डुप्लीकेट कौन निकाल के देगा सर हमें इस डाटा से? हाँ जी, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ये वेरी गुड सर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं जो हम क्या करते हैं, जब डाटा हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम सिस्टम पे डाल देते हैं, वो इमीडिएटली क्या करता है, डुप्लीकेट्स निकाल देते हैं। तो पहला कंट्रोल क्या है, डाटा जब घुस रहा हो सिस्टम में वैलिडेशन कंट्रोल लगाते हैं, सिस्टम में घुस जाए फिर आप AI टूल्स की मदद से क्या करें, डाटा क्लीनिंग टेक्निक से जो डुप्लीकेट्स हैं, जो गलतियां हैं अपेरेंट नजर आ रही हैं, वो क्या करें, निकाल दें। फिर सर जिस सोर्स से आप डाटा ले रहे हैं ना, अगर इस सोर्स में बार बार गलतियां आ रही हैं तो आप सोर्स को क्या कर दें, चेंज कर दें, तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी अपने कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन लेती है, ऐसी मिसाल मैं मोबाइल बेचता हूँ सर, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेलर हूँ, ठीक है जी, दूसरे तीसरे नंबर का रिटेलर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जी मैं अपने कंपेटिटर्स की इन्फॉर्मेशन भी देखूँ। तो कहाँ से देखते हैं सर, कोई वेबसाइट ऐसी होगी जिससे मुझे अपनी मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, कंपेटिटर्स की भी मिलना शुरू हो गई। अब मैंने क्या किया, एक वेबसाइट उठाई जहाँ पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े रिटेलर्स का डाटा आ रहा है। तो सर मैंने उससे डाटा उठाना शुरू किया, पता चला कि उसमें जगह जगह गलत इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आइंदा के बाद वो वेबसाइट यूज़ नहीं करूँगा, किसी दूसरी वेबसाइट से डाटा उठा लूँगा, ठीक है जी। मैंने मिसाल के तौर पर कुछ पेजेस से अपनी इन्फॉर्मेशन उठाना शुरू की, तो पता चला उन पर्टिकुलर पेजेस पे तो हमारे कंपेटिटर्स बैठे हुए, जगह जगह हमारे प्रोडक्ट को गालियाँ दे रहे होते हैं। अब मैं अगर उसकी बेसिस पर डिसीजन लेना शुरू करूँ तो मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं लूँगा। या मैंने ऐसे पेज से डाटा उठाया जहाँ सब हमारी तारीफ करते हैं, एजेंट रखे हुए हमने, और हम उससे सोच रहे हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा जब आपको पता चल जाए कि जी सोर्स ख़राब है तो सोर्स को क्या कर दें। अब बताएं 3 कंट्रोल्स क्या डाटा को साफ करने के, शुरू में वैलिडेशन कंट्रोल्स लगा दें, डाटा सिस्टम में आ जाए तो डाटा क्लीनिंग टेक्निक्स यूज़ कर लें, और तीसरी चीज़ क्या हमारे पास सर, आपको डाटा सोर्स पे अगर डाउट है तो उसको क्या कर दें, आप चेंज कर दें, ऐसा है। इससे हमारी एटलीस्ट डाटा की क्वालिटी सेट हो जाएगी। बताएं सर बिग डाटा में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पहला डाटा की क्वालिटी। सर डाटा की क्वालिटी ख़राब हुई सर, एनालिसिस से ख़राब रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को देख के जो डिसीजन लिए जाएंगे वो भी गलत होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा जनाब, हमारे पास जो है वो डाटा की क्वालिटी को सही कैसे करें सर हम, डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स, AI बेस्ड टूल्स हैं जो डाटा को क्लीन करते हैं, क्लींजिंग टेक्निक्स हैं। और फिर हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है सर हम डाटा सोर्सेस को इवैल्यूएट करते रहें ओवर द पीरियड, जहाँ में लगे कि डाटा के अंदर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सोर्स चेंज कर दो। दूसरी चीज़ क्या है सर, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अब मुझे एक बात बताओ यार, आप एक बैंक का डाटा उठा रहे हो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने एक ब्रोकरेज हाउस का ना ऑडिट किया, ब्रोकरेज हाउस का ऑडिट नहीं, इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन समझ लो। हमें SCCP ने अपॉइंट किया, ये इस तरह के असाइनमेंट्स फॉर्म में आते हैं। SCCP ने हमें इस्लामाबाद में ट्रेनिंग दी, 1 महीने की ट्रेनिंग। क्या थी पता है, बदमाश हो तुम लोग, जाके बजा के रख देनी है लोगों की, इन्फॉर्मेशन मांगनी नहीं दे बुलडोज कर देना, यानी हमारी पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग हुई है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो हम जब गए ब्रोकरेज हाउस का ऑडिट करने के लिए, वो ऑडिट किस चीज़ का था, मार्केट क्रैश हुई थी, ठीक है, और उसका ऑडिट था। उसमें ये एवेल्युएट करना था कि कितने लोगों ने इस क्रैश में फ़ायदा उठाने की कोशिश की। फ़ायदा कैसे उठता है आपको पता, मार्केट गिर रही है, फ़ायदा कैसे उठेगा? आप बेचते पहले हो महंगे दामों, गिरती है मार्केट तो चीज़ें सस्ती हो जाती, तब खरीदते हो। आमतौर पे तरीकाकार क्या होना चाहिए, पहले ख़रीद के फिर बेचना चाहिए, वो शॉर्ट सेलिंग करते थे। तो क्योंकि बेचना और ख़रीदना एक दिन में अगर हो जाना तो ट्रांजैक्शन शाम में सेटल होती है, 2 दिन बाद, तो मसला नहीं होता था, लोगों को बेच देते थे, फिर उसी दिन खरीद भी लेते थे, फ़ायदा कमा रहे थे। तो उन्होंने कहा जी शॉर्ट सेलिंग को इवैल्यूएट करना, ये असाइनमेंट मिला हमें। हमने सिर्फ एक ब्रोकरेज हाउस का डाटा एक्सेल पे डाला ना, 1 साल का डाटा, एक्सेल फट गया। क्यों फट गया? उसके अंदर कोई 1 लाख पता नहीं 1 मिलियन या पता नहीं कितने सेल्स वो होते हैं, रोज़ होती हैं, ख़त्म हो गए रोज़,
अब डाटा उस पर आई नहीं, एनालिसिस कहाँ करूँ भाई? कोई एक जगह खाली छूटेगी तो मैं उस पर एनालिसिस करूँगा, देखूँगा शॉर्ट सेलिंग है या नहीं है। फिर उसके लिए क्या किया हमने, फिर हमने SEB को इन्फॉर्म किया कि जी हमारा ये सिस्टम नहीं चल रहा। फिर उन्होंने हमें ऑरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर्स दिए, हमने फिर उसकी ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद हमने बैठ के उसको देखा कि डाटा में कितनी शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग कैसे आइडेंटिफाई की? हमने ऐसे आइडेंटिफाई की कि जी कंपनी के पास शेयर्स थे कितने जब वो बेचने जा रही थी, शेयर ही नहीं है और क्या कर रही है वो, तो वो ट्रांजैक्शन रेड फ्लैग हो जाती थी कि यार ये शॉर्ट सेल है। फिर वो कुछ खरीदती थी, फिर बेचती थी, फिर खरीदती थी, फिर बेचती थी। तो हम इवेल्युएट कर रहे होते थे, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते थे कि यार इस ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक क्या बचा, नेगेटिव है तो ट्रांजैक्शन सही नहीं। अब मुझे बताएं सर, क्या इतने बड़े डाटा को, इतने ह्यूज डाटा को ट्रेडिशनल सिस्टम्स के थ्रू हैंडल किया जा सकता है? एक्सेल और पावर पॉइंट, एक्सेल और जो है वो इस तरह के डाटा नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें? इससे होगा क्या सर? वो स्लो हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो तरीकाकार क्या है सर? आप एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स लेकर आए, जिसपे अभी हम थोड़ी देर में बहस करेंगे, ठीक है जी, ये क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में बहस करेंगे। और दूसरा सर, इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव नहीं होगी कि इतना सारा डाटा स्टोर हो सके, तो आप क्या यूज करें? क्लाउड बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं सर? हैं जी, मेरे पास सर इस वक्त मेरा डाटा ना एक ड्राइव पे पड़ा हुआ है और उस ड्राइव का नाम है पी क्लाउड। 20 TB की ड्राइव है वो, लाइफ टाइम के लिए मैंने परचेज की। कितनी? 20 TB, और वो भी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं जो यहाँ लेक्चर देता हूँ उसको डाल देता हूँ। तो मेरे 2020 से लेक्चर उसके ऊपर मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर मौजूद हैं। तो वो 20 TB की ड्राइव है, वो क्या हो चुकी है, फुल होने वाली। लेकिन ये कहाँ मौजूद है? ये क्लाउड में मौजूद है। मैं अपने लैपटॉप में डाटा रखता ही नहीं हूँ। लैपटॉप चोरी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए सर, ख़राब हो जाए, तो मेरा जो जितना पढ़ाने का डाटा है मैं तो ज़मीन पे आ जाऊँ। तो ये मैं सारा डाटा कहाँ रखा हुआ मैंने? तो सर वो कहता है जनाब बिग डाटा में एक तो प्रोसेसिंग का मसला है और दूसरा स्टोरेज का मसला है। तो अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से ना तो उसको स्टोर कर सकते हो ना प्रोसेस कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्टोरेज के लिए क्लाउड यूज कर लें और प्रोसेसिंग के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, जो भी हमारा अगला ही टॉपिक है। ठीक है जी, अगला टॉपिक का मतलब है इसके फौरन बाद जो हमने टेक्निक सीखनी है वो कौन सी सीखनी है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अब मुझे बताएं सर, क्या ट्रेडिशनल सिस्टम से बिग डाटा हैंडल हो सकता है? कौन से दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें? स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ना तो स्टोरेज हो सकती है हमारे लोकल सिस्टम्स पे, ना हमारे सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं कि उसको प्रोसेस कर सकें। तो तरीकाकार क्या है? जो स्टोरेज है वो क्लाउड पे कर लें और जो प्रोसेसिंग है वो सर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो इस पे ले जाएं। अभी हमने दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, हडूप और अपाचे, ये भी हमने देखना है। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर है। मुझे पता है पहला प्रॉब्लम क्या था? डाटा की क्वालिटी का इशू था। कैसे सही हो सकता है? वैलिडेशन कंट्रोल लगा दें सर आप, जो AI बेस्ड जो है वो क्लींजिंग टेक्निक से वो यूज़ कर लें और सोर्स को एवेल्युएट करते रहें। सर आपके पास दूसरा स्टोर करने का, प्रोसेस करने का मसला, सिस्टम तो आ गया, डाटा सिस्टम के अंदर डल स्टोर हो पाएगा इतना बड़ा डाटा? नहीं सर, क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर लें। प्रोसेस हो पाएगा सर लोकल सिस्टम से, और ये जो हमारे डेली यूज़ के सॉफ्टवेयर इससे तो नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे हम? सर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पावर यूज़ करेंगे, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। दो सॉफ्टवेयर हैं सर, कौन कौन से? हडूप और अपाचे, ये भी हमने डिटेल में देखना है। डन। फिर सर सिक्योरिटी। ह्यूज डाटा आपके सिस्टम में आ रहा है, आपके पास लोगों का डाटा आ रहा है, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास। तो भैया आप अपने डाटा को दो चीज़ों के लिए इवेल्युएट करो। एक तो साइबर अटैक्स के लिए, ठीक है जी, यानी आपका डाटा जो है वो चोरी हो सकता है। दूसरा लीगल कंप्लायंस के लिए। लीगल कंप्लायंस का मतलब ये डाटा, बिग डाटा जो तुम जगह जगह से उठा रहे हो, इसमें तो बहुत सारा पर्सनल डाटा होगा। जिसका डाटा उससे इजाज़त ली है, कानून तो कहता है जी आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले दो, इजाज़त तो लें उससे। मैं कल दोपहर को, मेरी बच्ची सो रही थी, ये दोपहर का मतलब है 5 साढ़े 5 बजे, जब मैं क्लास लेके चला गया और एक नंबर पे लगातार मेरी बेगम के नंबर पे कॉल आ रही, लैंडलाइन नंबर था, मैंने उठा लिया। जी मैं NGI लाइफ इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ, प्लान लेना है आपको। मैंने कहा पहले तो ये बताया आपके पास नंबर कहाँ से आया? वो कंपनी से आया। तो आप कंपनी वालों को गालियाँ दें। मैंने कहा जाहिल इंसान, कॉल मुझे कंपनी वालों ने किया, तुमने किया है? नहीं सर डाटा तो कंपनी से आ रहा है, मैं इस पर केस कर सकता हूँ जाके। किस बेसिस पे? भाई मेरी वाइफ तो एक हाउस वाइफ है ना यार, उसका नंबर कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? है इतना बड़ा फ्लॉ, पता नहीं कहाँ से आया हो, कहीं शॉपिंग वॉपिंग की हो बेगम ने, थोड़ी अमाउंट ज़्यादा हो गई, उन्होंने क्या किया हो, डाटा भेज दिया। तो जब आप बिग डाटा जमा कर रहे होते हैं तो लोगों की पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं उसके अंदर। ये गैर कानूनी है इस तरह का डाटा उठाना।
तो मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े डाटा के अंदर मैं कैसे एवेल्युएट करूंगा कि कौन सा कानूनी है कौन सा, एक प्रॉब्लम है नहीं है। तो कह रहे भैया आप एक काम ये करें कि आपके पास विद लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल सेंसिटिव डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स आर एसेंशियल। ठीक है जी, हैकर्स आपका डाटा चुरा सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और आपको लॉ भी अप्लाई करना है। ठीक है जी, पाकिस्तान में गैर कानूनी डाटा जमा करना शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे बताएं इसका सोल्यूशन क्या है? चोरी ना हो, इसका सोल्यूशन क्या है? जो डाटा आ गया उसको इनक्रिप्ट कर दें सर, ताकि कोई चोरी करे भी तो समझ ही ना आए उसको। फिर जो डाटा आ रहा है उस पर एक्सेस कंट्रोल्स लगा दें, हर एरा गैरा नथु खैरा आके सिस्टम खोल ना सके, लिमिटेड लोगों के पास अथॉरिटी हो। और सर साइबर सिक्योरिटी टूल्स यूज करें जो डिटेक्ट कर सकें और स्टॉप कर सकें अटैक को। मैंने समझाया भाई ये किसी एक जगह पे कौन से हमारे पास साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं जो सिस्टम में होने वाले अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं। जी, फायरवॉल्स था, यस याद आ रहा है, और आईडीएस था, याद आ रहा है। वो क्या करते थे, एक क्या करता है, फायरवॉल क्या करता है, अटैक को रोकता है, दूसरा क्या करता है, सिस्टम के अंदर आए हुए इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है कि जी एक अंडरगोइंग अटैक को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको सही करता है। याद आ रहा है। इसके अंदर अभी भी एक चीज़ का मसला है, वो क्या है, इसने अभी भी लीगल कंप्लायंस का सोल्यूशन नहीं दिया। इसका एक ही सोल्यूशन है, क्या है जी, आपको लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जब आप एक सेट ऑफ डाटा को देख रहे हैं कि जी हमारे पास आ रहा है, आप उसको फौरन क्या करें, रोक दें कि भाई ये डाटा हम नहीं उठा सकते डिफरेंट जगहों से, ऐसा। अब मुझे बताएं सर, पहला प्रॉब्लम क्या था, क्वालिटी ऑफ डाटा का। दूसरा प्रॉब्लम किस चीज़ का था सर, हमारे पास स्टोरेज और प्रोसेसिंग का था। तीसरा क्या है, साइबर अटैक्स और लीगल कंप्लायंस। तो मुझे बताएं सर, साइबर अटैक्स को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रिप्शन कर दें जो डाटा है, कम लोगों को सिस्टम का एक्सेस दें, और सर आप फायरवॉल अच्छे लगा दें और आईडीएस वगैरह लगा दें सर, ताकि अटैक ना, और अगर अटैक हो भी जाए तो आप उसको सही कर सकें डाटा। लेकिन सर एक चौथा पॉइंट यह होना चाहिए, वो क्या है, क्या आप लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करें। इंश्योर कैसे होगा, लॉ आपको पता हो कि कौन सा लॉ अप्लाई होता है, फिर उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करें। ठीक है जी, सिस्टम में ये हिसाब किताब होना चाहिए कि जो सिस्टम के साथ बैठा हुआ है, डाटा स्टीवर्ड है, वो देखता रहे कि कोई नॉन कंप्लायंट डाटा तो हम कलेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा है। कितने कितने इशूज होगा, आखिरी इशू हम देखते हैं सर, करना कर लो। जी मेरा बच्चा, सर डाटा इंटीग्रेशन क्या है। आपने एक सिस्टम लगाया हुआ है जो स्ट्रक्चर डाटा उठाता है सर, आपकी ट्रांजैक्शंस का स्ट्रक्चर डाटा उठा रहा है। एक सिस्टम आपने लगाया हुआ है जो फेसबुक से अनस्ट्रक्चर डाटा उठा रहा है। ठीक है जी, सेमी स्ट्रक्चर डाटा उठा रहा है। दोनों अलग अलग सिस्टम्स में जमा हो रहे हैं, एनालिसिस कैसे करोगे? हमें तो एक कंबाइंड एनालिसिस चाहिए ना। ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी डाटा आता है बहुत सारी सोर्सेज से, ठीक है जी, और अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है जी, इनको कंबाइन करके मीनिंगफुल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाए इसके अंदर, हैं? ये क्या होता है सर, डाटा सिलॉस। ये क्या है, ये एक सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डाटा स्टोर तो हो जाता है, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करने जाते हो तो एक कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आती है, अजीब सा हिसाब किताब हो जाता है। तो इसके लिए ना सर दो सॉल्यूशंस हैं। एक है डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मिडलवेयर्स हैं। मिडलवेयर समझते हो, ये दरमियान में खड़े हो जाएंगे और सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और एक बेसिक एनालिसिस करके दे देगा आपको। यानी एक सिस्टम से डाटा उठाएगा प्राइसिंग का, जो आपके सिस्टम से स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस से, फेसबुक से आपके कंपेटिटर की प्राइसिंग उठाएगा और कंपेयर करके आपको बेसिक कैलकुलेशंस करके दे देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप बेहतरीन किस्म की कंपैरिजन करें, डिटेल्ड कंपैरिजन करें, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा यूनिफाइड सिस्टम। ये क्या है जी, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर है। ये क्या करेगा, ये भी मिडलवेयर है, लेकिन सर इसमें डाटा सारे सिस्टम से कलेक्ट करेगा और उस पर डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। ना सिर्फ कलेक्ट करेगा, कन्वर्ट भी करेगा। एक डाटा है, मिसाल के तौर पर आपका डाटा है सिस्टम में, आपके सिस्टम से उठाया, वो MS एक्सेल का जो है वो 2025 का वर्जन है, 2024 का वर्जन है, और एक जो आपने सर डाटा बाहर से लेकर आए कंपेटिटर्स का, वो MS ऑफिस का 2007 का वर्जन है। तो यूनिफाइड सिस्टम क्या करेगा, ना सिर्फ डाटा को डिफरेंट सिस्टम से उठाएगा, उनको कन्वर्ट करेगा और एक ऐसे फॉर्मेट पे लेकर आएगा जिससे डिटेल्ड एनालिसिस पॉसिबल होंगी। अब देखो तुम्हारे कोर्स में ये बात एक लाइन में लिख के एग्जामिनर भाग गया।
अब वो यूनिफाइड ये जो वन यूनिफाइड सिस्टम है, ये सर्विसेज गूगल भी देता है, AWS भी देता है, ठीक है जी, लेकिन वो डिटेल आपको अपने पास कवर नहीं करनी। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर है मार्केट में। अब बताएं सर, हमारे पास 2 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो डाटा को इंटीग्रेट करने के काम आते हैं। एक हमारे पास क्या है जी, दोनों मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर का मतलब काफ़ी सारे सिस्टम से दरमियान में खड़े होकर सिस्टम्स को कनेक्ट करना जी। पहला क्या है जी, डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स। ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम के डाटा को जो बाहर से हमने जमा किया उसके दरमियान में एक इंटीग्रेशन बनाएगा और बेसिक एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस में पॉसिबल नहीं है। यूनिफाइड सिस्टम क्या है, इसी का एडवांस वर्जन है। इसी डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स का सबसे एडवांस वर्जन क्या है, यूनिफाइड सिस्टम। ये क्या करेगा, ना सिर्फ डाटा को कनेक्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा इसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट के अंदर, और फिर उसके बाद उसकी क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। तो फिर मुझे बताएं सर, क्या डाटा इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? हाँ सर, खत्म हो सकते हैं, ये उसका इलाज है। मुझे बताएं 4 बड़े प्रॉब्लम्स क्या है बिग डाटा में। क्वालिटी का मसला है सर, स्टोरेज और प्रोसेसिंग का मसला है सर, हैकिंग का मसला है उसके अंदर सर, लीगल कंप्लायंस का मसला है और डाटा इंटीग्रेशन का मसला है। ऐसा है, डन है जी। एक स्टेप आगे बढ़ें, हमारे पास टाइम इतना रह गया कि हम एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। ना एक काम करो जरा यार, उसको बुला के लेकर आओ हिदायत को। हैं ये लिखना है, लिख लो भाई जी मेरा बच्चा। डाटा से लॉस का मतलब ये ऐसी सिचुएशन जहां हमने डाटा तो जमा कर लिया है, एनालिसिस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स में पड़ा है, एक कंप्लीट पिक्चर हो ही नहीं पा रही है उसकी। तो डाटा से लॉस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मिडलवेयर से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यार मुझे एक बात बताओ भाई, एक शेयर कैसे करूं इसको? भाई एक ये आपने इस पेज पे आना, menti.com पे आपने जाना है, और आपने menti.com पे ये ऊपर जो कोड आ रहा है ना, ये आपने डालना है, तो आप यहाँ क्विज से कनेक्ट हो जाओगे। जाए menti.com। नेट नहीं है तो बेटा मर जाओ। हैं इस पे चैट नहीं आ रहा है, छोड़ो। हाँ छोड़ दो। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, कितने लोग आ गए? 46 आ गए जी। आते जाए। पासवर्ड आपको मैंने इस पे दे दिया, ये लिखा हुआ है 31230603। ऐसा है। चलो जी स्टार्ट करें। बस 64 खिलाड़ी। वो आ जाओ गरीबों। नेट नहीं है? अच्छा भाई, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, एक हल है, 3 रुपए का मिट्टी का तेल लेके रेलेवेंट जगहों पे डाल के खुद को जला दो। पूरा जिस्म नहीं जलाना। चलो जी हम शुरू कर दें, अल्लाह का नाम ले। यार टाइम नहीं है ना, वहाँ 49 थे। चलो जी यार, हमारे पास कोई 88 प्लेयर हो गए। स्टार्ट। चलो जी। हाँ भाई, हर क्विज के लिए आपके पास 20-22 सेकंड है। चलो जी, नजर आ रही है? वहाँ रुक गया भाई। हाँ जी, इतना छोटा, इतना छोटा लिखा हुआ आएगा। हाँ इनके पास सही आ रहा है, सही लिखा हुआ आ रहा है तुम लोगों के पास स्क्रीन पर। यार डिस्कशंस नहीं करो भाई, एग्जाम है ये। अच्छा माशाल्लाह, सारों ने एक ही जवाब दिया। आगे चलो जी। ये माशाल्लाह भूपेंद्र जोगी ने सबसे जल्दी जवाब दिया।
चलो जी, सवाल नंबर 2 सर। यार ये तो लंबा बहुत हो जाएगा इसमें, हैं? हाँ तो पढ़ाया है सर तेरे भाई ने, तो ये भी सारा सही होगा। नहीं नहीं, 100% सही होगा। अच्छा जी, डन। माशाल्लाह एक चर्सी हमारे यहाँ मौजूद है, उसको लगा सोशल मीडिया जो है वो बिग डाटा नहीं है, उस सोर्स बिग डाटा का सोर्स नहीं है, कि मनुष्य पहला सोर्स वही है। 2 लोग IoT डिवाइसेस के बारे में भी लिख के गए, और माशाल्लाह भूपेंद्र जोगी इस दफा फिर टॉप पे हैं। चलो जी, प्यारे भाई बिल्कुल खामोश। जीतने वाले को 500 रुपए का इनाम है, एक बिरयानी खा सकता है। इसमें टाइम कम करना पड़ेगा, 10 सेकंड बहुत है। बाजीज अल्लाह के वास्ते, हैं? क्या चीज़? तो कहाँ आया? माशाल्लाह 2 हिरवेंची हैं, 3 भाई। बिग डाटा को बिग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका लार्ज साइज है, स्पीड में और वैरायटी ऑफ डाटा। यार ये गलती कौन, ये पता चल सकता है मनुष्य कौन है, वो बाद में निकालेंगे। और माशाल्लाह अब तक जो है वो भूपेंद्र जोगी अभी भी टॉप पे हैं। नहीं भूपेंद्र जोगी, अजलाल बनाना। यार क्या पता मेमनों की कास्ट हो भाई, हंसो नहीं यार। क्यों मार रहे हैं? यार बातें नहीं दोस्त, बातें नहीं, वो एग्जाम है। हो गया बाजीज, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों, अल्लाह के वास्ते। एक बंदा मेरे ख्याल में बैठा इसीलिए, भूपेंद्र जोगी जो है वो, तू तो नहीं है गई? अच्छा पीछे जाएंगे। चलो जी, कह रहे कोड कार्ड आ जाए। कोड किधर डालना है? सिस्टम में डालना है ना, और कहाँ डालना है? अभी मैंने मनुष्य तुम लोगों को नाम भी बताए थे, हैं? तो आपस में आंसर बता रहे हैं। अपाचे स्पार्क पूरा नाम है उसका। माशाल्लाह। अब मुझे यकीन आता है कि यार जब पेपर में आसान तरीन सवाल आता है तो भी लोग उसकी क्यों जो है ना, फैमिली देख रही है अभी। अच्छा बिल्कुल बातें नहीं यार ये। चलो जी, हैं? नहीं ये MCQs के साथ और भी चीज़ें होंगी। MCQs होते हैं जो छपा हुआ आ रहा। यार इसमें आवाज़ जाती है ना यार, ये लेक्चर की माँ बहन हो जाती है। अल्लाह के वास्ते यार चुप हो जाओ। ये कितने सवाल हो गए? 5
नहीं नहीं, क्या हो गया? चलो जी, अब देखो यार, ये सुनो 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 सुनो, ये संगीन है, ये सुनो, ये मसले वाली बात है यार कि स्पीड वेलोसिटी से कनेक्टेड है यार, आप लोगों ने उसमें वॉल्यूम डाल दिया यार। देखो मैं एक बात बताऊं यार, अल्लाह के वास्ते, ये चीज़ अब मेरे सामने आ रही है कि एक सीधी और सिंपल चीज़ में भी कोई 17 लोगों ने गलती कर दी है, वो भी एक 120 के सैंपल साइज में 10% लोगों ने गलतियां कर दी है। ये सही बात नहीं है यार। अब देख के इसको सॉल्व करना, मैं भी थोड़ा सा इसकी जो MCQs की मुश्किल है ना, ये बढ़ा दूंगा ज़रा सी। क्या 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20 अपने ज़्यादा कर, 10 पे रोक देंगे। क्यों? बगैर डिस्कशन किए कोई बंदा बात नहीं करेगा क्लास में। अब भाईजान, बाबूजी, हाँ जी यार, एक मिनट यार, मुझे एक बात बताओ, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी हमारे पास किस चीज़ में आती है? वेरासिटी में। गलत इन्फॉर्मेशन आए, बायस आए उसके अंदर, ये चीज़ों से डाटा को पाक रखना है तो ये वेरासिटी होगी ना। वैल्यू कहाँ से आ गया इसमें? देखो मुझे एक चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों को एक चीज़ जितनी डिटेल में पढ़ा दी जाए ना, आप लोग उसके अंदर गलती कर रहे हो। आप लोग MCQs को रीड करके सही मतलब गलत जवाब पे टिक कर रहे हो। बाजीज अल्लाह के वास्ते, बाजीज खुदा के वास्ते। अब यार बगैर चुप करके ना ये सारे वो करो, ठीक है भाई। भूपेंद्र जोगी अभी भी जीत रहे, आगे करें यार। तो ICAP का प्रेसिडेंट बनेगा बड़ा हो गया, हर चीज़ को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। एक काम करो बेटा, बराबर वाले को भी बता दो, उसके बराबर वाली को भी बता दो। हो जा भाई खत्म। अभी भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फॉर्मेट्स में जो डाटा आ रहा है वो वैरायटी को इंडिकेट कर रहा होता है, उसमें भी वॉल्यूम क्लिक कर दिया। कुछ लोगों को पता नहीं वैल्यू किस चीज़ में नज़र आई है। भूपेंद्र जोगी जो है ना, वो टापो टाप चल रहे हैं। ये है कौन भूपेंद्र जोगी? 500 रुपये किसको दूंगा भाई मैं? अभी भी मनुष्य वेरासिटी पे क्लिक करेंगे, देख लेना कोई नशा ही निकलेगा। या नाम आ रहे हो ना और चमाट का ऑप्शन हो, हैं? चलो यार, 6-7 लोगों के अलावा 118 लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि बिग डाटा की यूज़फुलनेस एंड वैल्यू जो है वो, सर यूज़फुलनेस और बेनिफिट उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होता है। भूपेंद्र जोगी पीछे चले गए। हाँ जी, कहाँ है?
सोशल मीडिया तो कमरे के अंदर हो तो वो इंटरनल सोर्स है, और घर से अगर एक्सेस करें तो एक्सटर्नल सोर्स है, हैं? और मौसम तो दिल का होता है, हैं? तो ये इंटरनल हो गया। कुछ बगैरतों को सोशल मीडिया इंटरनल लग रहा है। बिल्कुल खामोश। कोने वाला, हाँ जी, कौन सा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है? आईओटी। आप यकीन करें कुछ लोग ट्रांजैक्शनल डाटा लिखेंगे, आप शर्त लगा लें। आप चेक करें कि यार सेंट्रल डाटा का मतलब है आप हेड ऑफिस पे भेज रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ना। सेंसर के अंदर हमारा चाचा जाके इंटरनेट लगाता है। यार ये देखो, ये गलतियां नहीं करना यार, ये ग्रेव मिस्टेक्स हैं। बताया भी है कि जो मशीन का सेंसर है और जो आईओटी डिवाइस है उसमें मेन डिफरेंस ही इंटरनेट का है। भूपेंद्र जोगी तो गायब हो गए इसमें, नहीं है सॉरी। बस आखिरी 2-3 क्वेश्चन रह गए। अभी मैंने बताया था टोटल रेवेन्यू का डाटा मैं इसको कल से मज़ीद रिफाइन करूंगा और उसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी हम थोड़ी और इन्हेंस कर देंगे, ठीक है? यार मुझे एक बात बताएं, आपके अपने सिस्टम से निकला हुआ डाटा जो सेल्स और पेमेंट्स और ऑनलाइन सेल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है वो ट्रांजैक्शनल डाटा है ना भाई? ये मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे आपकी सेल्स क्या कर रही है? यार अगर जो ये जानबूझ के गलत कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह पेपर में भी ऐसे ही करके आएगा। आप करो, आपके पैदा होने भी मोहल्ले में ऐसे ही शोर हुआ था। यहाँ काम कर लो यार। एक वर्ड सिखाया था मैंने मशीन रिलेटेड डाटा से ऑटोमेशन का, हाँ आंसर बता दिया ना। आओ बेगैरत निकालें। अभी आप देखो इसमें, अब देखो यहाँ देखो, अभी आपके पास आएंगे कुछ लोग, सोशल मीडिया लिखा होगा। ये कोई कर रहा होगा जानबूझ के, लेकिन भूपेंद्र जोगी के साथ सख्त मुकाबला चल रहा है भाई। देखो ये नाम भूपेंद्र जोगी में कहाँ ढूंढूं उसको अभी? चलो जी, कहूट को भी आज चेक करो जरा, वो कैसा है, ये इतने लंबा ना हो भाईजान। अगर आप की डाटा में इनएक्यूरेसी है, क्वालिटी नहीं है, तो ही गलत डिसीजंस पे जाओगे ना। स्टोरेज का मसला थोड़ी है यार, नहीं जानबूझ के नहीं कर रही है, पेपर में भी ऐसे ही करके आएंगे।
ठीक है जी। हाँ टाइम बहुत है, सही कह रहा है ये बच्चा कि चैट जीपीटी में भी लोग जवाब ढूंढ सकते हैं, टाइम बहुत है। टाइम कर देते हैं 10 सेकंड हैं। हाँ चलो ये भी सही है। सी सही है, सारा डाटा ही डिलीट कर दो जिसमें गंद हो, हैं। भाई अगर डाटा में मसला होता है उसको सही कर देते हैं, जैसे आप में अगर कोई मसला हो माँ बाप आपको सही कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं आपको। हैं चलो जी आखिरी 3 सवाल। किसी ने कुत्ते का मुंह डाला हुआ है, किसी ने बिल्ली का मुंह डाला हुआ है। खुद आता ही क्या करें, आगे कैसे जाएगा, नहीं आ रहा ना। माइंड सेट पुट इन का मतलब ये उड़ा दो सबको। हाँ जी, डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। चलो जी माशाल्लाह, चलो ये अच्छा जवाब दिया लोगों ने। हाँ जी, कंबाइनिंग स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इज। हाँ जी, जाओ बिल्कुल जाओ। हैं चलो जी खत्म। ठीक है, देखा ही नहीं आपने। अच्छा जी कहाँ है? चलो जी माशाल्लाह। अयान कौन है भाई क्लास में? अयान तुम क्लास के बाहर मिलो मुझसे, ठीक है। और माशाल्लाह ईमान बाजी दूसरे नंबर पे। अयान ये जो है ना वो चुड़ैल, ये भूत, ये भूपेंद्र जोगी कौन था यार? ये बड़ा ज़बरदस्त खेला है। तू था भाई? ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड यार। और ये अनकरा मासी नहीं, ये कौन था? तू था भाई? अनकरा मसीह। अच्छा चलो जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त। कल इंशाल्लाह ताला इसको ज़रा सा और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं और क्लास के आखिरी 10 मिनट हम इसको दिया करेंगे, ठीक है जी। और इसको अब मैं ये तो सिंपल थे, कल मैं इसमें केसेस डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू जी।